एक मित्र ने लिखा है, आपने विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र पर बोलते हुए कहा था कि महिलाएं सुनने में ज़्यादा समर्थ हैं और पुरुष बोलने में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सुनने और कहने के गलत अर्थ निकाल लेते हैं, जो कि हमारा इंटेंशन नहीं होता। क्या सुखी जीवन यही है कि हम सुनने और बोलने का वास्तविक रूप सीख जाएं? स्त्रियों का जो पूरा शरीर मन डिज़ाइंड है प्राकृतिक रूप से, वो पैसिव है, और पुरुषों का जो शरीर मन डिज़ाइंड है वो एक्टिव है। बस ये दो विभाजन, और स्त्री पुरुष का विभाजन इस प्रकृति की अंतहीन लीला में जो द्वैत है, ड्युअलिटी है, उसका सबसे स्पष्ट विभाजन। पूरी प्रकृति द्वैत पर चल रही है, यानी कि ड्युअलिटी पर। दो विपरीत धाराएं, दो विपरीत ऊर्जाएं बह रही हैं। मनुष्य के निर्माण में प्रकृति ने जो रहस्य गढ़ा है वो यही है कि स्त्री और पुरुष का निर्माण होते होते वो द्वैत अपने चरम पर है, और इस द्वैत को समझना द्वैत से पार जाने की प्रक्रिया है। प्रश्न में दो बातें, एक बात तो इस विभाजन को लेकर है, और दूसरी बात कि कहने और सुनने के गलत अर्थ निकाल लिए जाते हैं जो इंटेंशन नहीं होते। तो मेरा कहना है कि ये बात कभी कभी नहीं है कि कहने और सुनने के गलत अर्थ निकाल लिए जाते हैं। कहने और सुनने के हमेशा ही गलत अर्थ निकाले जाते हैं। तुम आम तौर से लोगों को अगर देखो तो वो वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। बहुत गहरी सजगता में उतरा हुआ व्यक्ति, बहुत ही होशपूर्ण व्यक्ति, कभी कभी वो भी सुनता है जो कहा जा रहा, लेकिन ये घटनाएं बड़ी दुर्लभ है, बड़ी रेयर। पूरा संसार इसी प्रकार की इंटरप्रिटेशंस के कारण, इन व्याख्याओं के कारण ही त्रस्त है। हमारा मन हमारे अंदर कोई व्याख्या कर रहा है, हम सुन रहे हैं, लेकिन हम केवल सुन नहीं रहे हैं, सुनने के साथ ही हम अपने अंदर एक विश्लेषण, एक तुलना और व्याख्या भी कर रहे हैं। आम तौर से तुम जो कह रहे हो कि ऐसा कभी कभी होता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। और रहा सवाल कहने का, तुम अगर अपने कहने का भी बहुत ही सजगता से अवलोकन करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, तो तुम देखोगे कि कहना भी यांत्रिक है, मैकेनिकल है। तुम्हारे माध्यम से कहा जा रहा है, तुम कुछ होश पूर्वक नहीं कह रहे हो। होश पूर्वक कभी कभी कोई कहता है। संसार के सारे झगड़े ही इस बात के हैं कि कोई कुछ कहना चाह रहा है और वो मान के चलता है कि ये वो कह रहा है, और फिर वो ये भी मानता है कि जो वो कह रहा है उसको लोग वैसा ही सुने, जबकि उसको खुद भी पता नहीं होता है कि वो क्या कह रहा है। अपने कहने पर अगर बहुत फोकस्ड हो जाए तो कई बार उसके कहने के खुद को ही बहुत से अर्थ दिखाई देने लग जाएंगे। इसीलिए संसार में सबसे जो
कन्फ्यूजन वाली चीज़ है वो है अंतर्मन की आवाज़। लोग कहते हैं मैं अपनी अंतर्मन की आवाज़ के अनुसार बोल रहा हूँ, लेकिन हमें तो पता ही नहीं अंतर्मन की आवाज़ कहाँ से आती है, क्यों आती है, कैसे आती। वो हमारे अंदर लगातार डाली जा रही। अंतर्मन की आवाज़ हमारे अंदर लगातार डाली गई और फिर हम उसके अनुसार बोलते हैं। हर समाज, हर परिवेश, हर व्यवस्था में लोग अलग अलग ढंग से अपने विचारों को रखने लग जाते हैं, अलग अलग ढंग से अपनी बातें कहने लग जाते हैं, जिसकी जैसी कंडीशनिंग हो। परिवेश अलग हों या हमारे थॉट स्कूल अलग हों, हम एक विशेष परंपरा की बातें सुन रहे हों तो हम उस परंपरा की बातें ही बोलने लग जाएंगे। हर व्यक्ति के बोलने का जो ढंग है वो उसके अनुभव और उसकी कंडीशनिंग से निकल रहा है। उसमें वास्तविक होशपूर्वक जो बोलने की बात है वो कभी कभी ही होती है। आम तौर से लोग बात करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सचमुच में वो बात कर रहे होते हैं, ये खोजने का विषय। वार्तालाप या संवाद क्या सचमुच में घटता है? लोगों के जीवन में अकेलापन इसीलिए है क्योंकि संवाद या वार्तालाप कभी घटता नहीं। सब अपनी अपनी ही कह रहे हैं और सब अपनी अपनी ही सुन रहे हैं। हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो दूसरे सुन रहे हैं, उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और जो दूसरे कह रहे हैं वो हम सुन रहे हैं। ये घटना किसी गहरे ध्यान के क्षण में हो तभी संभव है। आम तौर से सब ऐसे ही बातें चल रही हैं जैसे डिसओरिएंटेड। लोगों को तुम कभी अलग से बात करते हुए ऑब्जर्व कर सकते हो और तुम्हें हैरानी होगी कि वो कैसे बात कर रहे हैं। सब बस बोल रहे हैं अपनी अपनी बात। घर परिवार में भी बोलने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को बात करनी है इसलिए बात कर रहे हैं। बरसों के बाद भी कोई किसी से मिले तो एक संवाद बड़ा हार्दिक हो सकता है, वो उसके आत्मिक तल से भी प्रकट हो सकता है। लेकिन बरसों बाद भी अगर कुछ मिलना घटता है किसी का, तो आम तौर से यही देखा जाता है कि थोड़ी औपचारिकताओं के बाद हम वही सब बातें करने लग जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। वही आसपास की घटनाएं, वही समाचार, वही अखबार, वही अतीत की स्मृतियाँ, वही हमारे अंदर चलते हुए सारे जाल। सचमुच में बात कहाँ हो रही होती। इसीलिए बोलना सुनना जितना हमको सामान्य दिखाई देता है उससे कहीं वो इतर है। अगर हम बोलने और सुनने के प्रति सजग हो पाए तो हमें किसी ध्यान की ज़रूरत नहीं, हमें किसी विधि की ज़रूरत नहीं, उतना ही पर्याप्त है। जब हम बोलने और सुनने की प्रक्रिया को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तभी हमें बहुत उपायों की ज़रूरत पड़ती है, हमें विधियों की ज़रूरत पड़ती है, हमें तरह तरह के आयोजनों की ज़रूरत पड़ती है। मोटे तौर से अगर हम देखें तो पहले हम इस द्वैत को समझें जो स्त्री और पुरुष के रूप में हमारे सामने है। लेकिन क्या स्त्री और पुरुष के द्वैत के रूप में भी हमारे सामने हमारे पहले से ही बनी हुई धारणाएं और हमारे पूर्वाग्रह हमारे ऊपर हावी नहीं है? आम तौर से जब कहा जाता है स्त्री और पुरुष तो सबको ये लगता है हमें तो पता ही है। स्त्रियों को भी लगता है हमें पता है, पुरुषों को भी लगता है हमें पता है।
दोनों को ये भी लगता है कि एक दूसरे के बारे में पता है। अपने सामान्य जीवन में हम साथ साथ रह रहे हैं और इसलिए हमने उस रहस्य को नहीं देखा। अगर हम स्त्री पुरुष के रहस्य को ही एक बार देख लें तो अस्तित्व के रहस्य में हमारा प्रवेश हो जाएगा। सुनना, लिसनिंग स्त्रैण है, फेमिनिन है, चाहे वो पुरुष के माध्यम से घट रही हो चाहे स्त्री के माध्यम से घट रही हो। वो ऊर्जागत है, एनर्जी बेस्ड। और जो स्पीकिंग है, बोलना है, वो चाहे पुरुष के माध्यम से घट रहा हो या स्त्री के माध्यम से, वो मैस्कुलिन है, उसकी ऊर्जा पुरुष ऊर्जा है। अब ये जो चीज़ें हैं ये क्यों हैं ऐसी? अब देखो, हमारे कान जैसे डिज़ाइंड हैं, उनमें कोई प्रतिरोध नहीं है। अब बोलना जैसे ये घट रहा है, यहाँ पर अगर ये बच्ची बोल रही है तो इसका कोई सचेतन प्रयास इस समय बोलने का नहीं है, और ऐसे बोलने को भी अगर सुना जाए तो हम बहुत गहरे उतर सकते। कोई विरोध व्यवधान नहीं होता इन बातों से। हमारे बोलने में हमारा मन शामिल होता है तब समस्या होती है। कान जैसे बने हैं, उनको देखें कि उन तक आवाज़ पहुंचती है। विधि में यही बात थी, जो विज्ञान भैरव तंत्र की विधि हमने ली थी, उसमें यही बात थी कि आवाज़ के केंद्र में, ध्वनि के केंद्र में तुम आते हो और ध्वनियाँ बहती हुई तुम तक आती। और ध्वनियों के माध्यम से सबसे खूबसूरत चीज़ ये घटती कि हर व्यक्ति अपने को केंद्र मान सकता है, लेकिन इसमें कुछ किया नहीं जा रहा है। तो ये हुई सबसे अप्रतिरोध की अवस्था, सबसे ज़्यादा नॉन रेजिस्टेंट स्टेट। स्त्री ऊर्जा सर्वाधिक अप्रतिरोध की, नॉन रेजिस्टेंट एनर्जी, यानी वहाँ पर जीवन से कोई लड़ाई नहीं है, जीवन से कोई प्रतिरोध नहीं है। जीवन अपने ढंग से बह रहा है, जीवन अपने ढंग से आकार ले रहा है, उसके साथ सहयोग है, उसके साथ, उसके प्रवाह के साथ बहना है। शायद इसीलिए स्त्रियां इतने बड़े रहस्य को भी अपने अंदर संभाल पाती हैं, जिसे एक बच्चे को जन्म देना कहते हैं। उस प्रक्रिया में भी देखें कि वो कुछ भी कर नहीं रही हैं, बस सहयोग, सारा काम तो प्रकृति ही कर रही है, उनकी तरफ से सहयोग है। पुरुष ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा है और अस्तित्व में हम दोनों ऊर्जाओं से मिलकर बनते। ऐसा नहीं है कि अलग अलग बांट दिया जाएगा, विभाजन संभव नहीं है, दोनों की ज़रूरत है। पुरुष ऊर्जा बाहर की तरफ फैलती है, अंदर से बाहर की तरफ फैलती है, और जो चीज़ बाहर की तरफ फैल रही है वो धीरे धीरे बिखरेगी भी, वो कमज़ोर भी पड़ेगी। इसीलिए देखो, दो घटनाएं एक साथ हैं, बोलना और सुनना। क्या दोनों में से एक घटना चुनी जा सकती है? बोलने में लगता है कि दो अलग अलग बातें हैं, कि बोलना और सुनना, लेकिन बोला जाएगा तभी तो सुना जाएगा। बिना बोले हुए सुनना संभव नहीं। तो ये दोनों घटनाएं एक साथ हैं, साइमल्टेनियस, लेकिन दोनों की प्रकृति, दोनों का गुण अलग है। ऐसे ही मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, यिन एंड यांग, यिन और यांग एनर्जी, स्त्री और पुरुष ऊर्जा। दोनों का गुण और प्रकृति अलग है, लेकिन दोनों एक साथ होकर ही जीवन को गति देते हैं। उनके एक साथ होने से ही जीवन की यात्रा आगे बढ़ती। यात्रा से मेरा तात्पर्य उस यात्रा से नहीं है जिसको आम तौर से हम पारिवारिक यात्रा समझते हैं, या
और सामाजिक यात्रा समझते हैं, अस्तित्वगत यात्रा, एग्जिस्टेंशियल जर्नी। चूँकि ये सबसे बड़ा द्वैत है तो इसको समझना भी उतना ही गहरा है। प्रश्न जो पूछा गया है उस प्रश्न में ही उसका समाधान है, लेकिन उसके लिए हमें जागना होगा। पहली चीज़ तो ये जान लेंगे कि सुनने और कहने में कोई गलत समझता है या सही समझता है, ये बात प्रारंभिक तल पर एक मिथ है, एक कल्पना है। पहले तो कहना और सुनना आए, पहले तो ठीक से कहना आए और ठीक से सुनना आए, तब तो सही गलत की बात ही उठेगी। अभी तो गलत ही गलत है। इसीलिए सारा उपद्रव, सारा झगड़ा भी इसी बात का है। संवाद को घटने का मौका दें। जब हम साथ में हों तो संवाद को घटने का अवसर दें। हमने सामाजिक ताना बाना ऐसा बनाया है कि हम उसमें संवाद को घटने का अवसर नहीं देते और बोलना एक व्यवस्था या एक यांत्रिक प्रक्रिया बनकर रह जाती। दो लोग साथ में रह रहे हैं, उनको ऐसा लगता है बोलना ही चाहिए। अच्छे भले प्रेम करने वाले लोग हों, उनको लगता है कुछ बोलना चाहिए, और फिर वो ज़बरदस्ती बोलना शुरू करते हैं। ये घटना तभी घटती है जब वो जीवन से दूर है। जब हम जीवन से जुड़े होते हैं तो संवाद घटता है। अगर उसकी ज़रूरत होती है तो बोलना आता है और तब सुना भी जाता है। अगर हम पूरी प्रकृति में निगाह डालें तो पूरी प्रकृति में ध्वनियाँ पैदा होती हैं और समाप्त होती हैं। वो प्रयोजनहीन है, उनका कोई प्रयोजन नहीं है, उनको पैदा करने की कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन हम अपने बोलने को ज़बरदस्ती पैदा करते हैं क्योंकि हम जीवन के साथ उतने अलाइंड नहीं हैं, उतने संस्वरित नहीं। आगे एक लेखक हुए थे, उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी थी, छोटा सा नॉवेल था, अपने अपने अजनबी, टू ईच अदर्स स्ट्रेंजर्स। वो जापान की बर्फबारी के बीच फंस गए दो कैरेक्टर्स की कहानी थी, छोटा सा नॉवेल था। एक माँ है वृद्ध और एक युवा बेटी है। बर्फीला तूफान आया हुआ है और वो बर्फ़ के नीचे फंस गए हैं, उनका घर बर्फ़ में दब गया है। खाने पीने का सामान है, उपयोगी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो कब तक चलेंगी ये कोई नहीं जानता। बर्फ़ पिघलने से पहले अगर उनका सब सामान ख़त्म हो जाता है तो वो जीवित बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, यही सारी उधेड़-बुन और द्वंद्व उस कथा का केंद्रीय विषय था। जब दो ही लोग हैं वहाँ पर, जीवन पर खतरा है, सामने मौत है, तो धीरे धीरे करके उन लोगों के बीच में संवाद खत्म होने लगते हैं। शुरुआत में तो चिंता की बातें भी करते हैं, परेशानी की बातें भी करते हैं, फिर दोनों धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं। परिस्थिति जब ऐसी हो कि तुम जान रहे हो कि अब अगले क्षण में पता नहीं क्या होगा, तुम जीवित बचोगे या नहीं बचोगे, तो कई बार उस अनिश्चितता की स्थिति में तुम अपने अंदर फेंक दिए जाते हो। अगर होशपूर्वक देखा जाए तो तुम शायद अपने स्रोत की तरफ, अपने केंद्र की तरफ फेंक दिए जाओ, लेकिन अगर वो होश ना हो
और भय हो तो व्यक्ति को लगेगा कि मैं जीवन से टूट रहा हूँ, कट रहा हूँ। तो उस कथा में मुझे जो बड़ी सुंदर बात लगती है समझने जैसी, बीच में एक जगह वो जो लड़की है वो अपनी माँ से कहती है कि कुछ बोलो, कुछ तो बोलो, गालियाँ दो, लड़ाई करो, लेकिन कुछ बोलो जिससे कि ज़िंदगी का एहसास हो, जिससे कि हमको पता चले कि हम जिंदा हैं। ये बात इतनी गहरी थी कि इस पर मैं सोचता रहा और मैंने कहा कि देखो, आम जीवन में भी तो ऐसा ही है कि लोग इसलिए ही बोलते हैं कि वो अपने जीवन को सामान्य रूप से महसूस नहीं कर पा रहे। वो बोलकर अपने जिंदा होने के एहसास को फिर से पाना चाहते हैं। जैसे तुम्हारा शरीर सुन्न पड़ गया हो, तुम चिकोटी काट कर देखो कि हाँ अभी है, सेंसेशन है वहाँ पर, जीवन है कि नहीं। तो जब हम जीवन से कट जाते हैं तो कई बार बोलना ऐसा ही होता है कि बोल कर लगता है कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट अभी काम करता है, ये जो यंत्र है शरीर मन का, आवाज़ निकलती है इससे, जिंदा है। अचेतन रूप से सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन जो इतने भय और बेहोशी से बोलना निकलेगा उसमें कोई गहराई नहीं होगी। वो तो जीवन को फिर से महसूस करने की एक बेचैनी है, और सबकी अपनी अपनी बेचैनियां हैं। इसलिए ये प्रश्न मत पूछो कि गलत लोग समझते हैं, वो समझेंगे ही। तुम उनकी चिंता छोड़ो, तुम सही से बोलने की कोशिश करो। कई बार अगर तुम सचमुच में ठीक ठीक अपनी बात बोल पाते हो तो वो ठीक ठीक अपनी बात बोल पाना ही तुम्हारे लिए इतना तृप्तिदायी, इतना सेटिस्फैक्टरी हो जाता है और तुम्हें समाधान के नज़दीक ले आता है। यही बात तुम दूसरे कोण पर भी रखकर देख सकते हो और तुम्हें हैरानी होगी प्रश्न पूछने की। लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको उत्तर दिए जा रहे हैं, हर जगह प्रश्न पूछ रहा है व्यक्ति, लेकिन लगता तो नहीं किसी को समाधान मिल गया। और हर उत्तर को सुनते हुए लगता है कि बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला अपने प्रश्न में मौजूद नहीं होता। कभी कोई प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि ये उसके जीवन का सवाल है, सचमुच में उसने अपने प्रश्न को खोजा है, खंगाला है, तलाशा है और फिर उसके प्राणों से कोई प्रश्न निकला है, उसके उत्तर के लिए वो तैयार है। और जब ऐसा प्रश्न कोई पूछता है तो उसको समाधान निश्चित मिल जाता है। अध्यात्म के जगत में भी जो सबसे बड़ी दुर्घटना है, लोग फिजूल के प्रश्न पूछते हैं, दार्शनिक प्रश्न पूछते हैं, जिनके उत्तर उनको पहले से ही पता है वो प्रश्न पूछते हैं, जिन उत्तरों से उन्हें कोई लेना देना नहीं वो प्रश्न पूछते हैं। इसीलिए कोई परिवर्तन नहीं आता। कभी कोई सचमुच में किसी प्रश्न से टकरा जाए और उसको पूछे, उसका उत्तर उसको शब्दों में मिले न मिले, लेकिन ऊर्जागत रूप से उसको समाधान मिलने लगता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उस वाइटल क्वेश्चन को, उस जीवंत प्रश्न को अपने अंदर से उठा पाना। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम सही गलत की परवाह करना बंद कर दें। लोग सही समझते हैं, गलत समझते हैं, हम इसकी परवाह बंद कर दें तो शायद हमारे अंदर से कुछ वास्तविक निकल कर आ सके।